अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम न्यू क्रिटिसिज्म के रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, इंटेंशनल और इफेक्टिव पॉलिसी के साथ साथ न्यू क्रिटिक्स को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू क्रिटिसिज्म की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम न्यू क्रिटिसिज्म की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यू क्रिटिक्स अथॉरियल इंटेंशंस को इंटेंशन पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं। अथॉरियल इंटेंशंस, जैसा कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि अथॉरियल इंटेंशन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट की रीडिंग को कहते हैं। जब भी रीडर्स किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को रीड करते हैं तो उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करें, और 99% रीडर्स लिटरेचर के किसी भी पीस को ऑथर के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इवेल्युएट या जज करते हैं। रीडर्स की इसी मिस्टेक को इंटेंशनल पॉलिसी कहा जाता है कि वो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ते हुए ऑथर को भी इन्वॉल्व करते हैं। इंटेंशनल पॉलिसी इज अ लिटरेरी टर्म दैट asserts that the meaning intended by the author of a literary work is not the only and perhaps not the most important meaning of that piece. इंटेंशनल पॉलिसी एक लिटरेरी टर्म है जिसके थ्रू ये आइडिया प्रेजेंट किया जाता है कि जो भी मीनिंग ऑथर किसी लिटरेरी वर्क के थ्रू कन्वे करता है वो एक सिंगल परसेप्शन पर बेस होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि रीडर्स भी टेक्स्ट को रीड करते हुए वही फील करें जो राइटर ने उसे लिखते हुए फील किया था। इंटेंशनल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले W.K. विमसेट और मॉन्ट्रे बर्ड्सले ने दिया था, जिन्हें विलियम कर्ट्ज विमसेट भी कहा जाता है। उन्होंने इस आइडिया को अपने एक आर्टिकल द इंटेंशनल पॉलिसी में प्रेजेंट किया था, जो कि 1946 को पब्लिश करवाया गया था। न्यू क्रिटिसिज्म में ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि ऑथर का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल व्यूज की तरह एक सिंगल व्यू है, जो कि फिक्स नहीं होता और वो रीडर्स टू रीडर्स चेंज होता रहता है। हर रीडर का अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही किसी भी लिटरेरी वर्क को जज या इवेल्युएट करता है। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम अफेक्टिव पॉलिसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। न्यू क्रिटिक्स बिलीव दैट द वर्क शुड नॉट बी जज्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ पोइट्स फीलिंग्स और इमोशन, रादर इट शुड बी जज्ड बाय इट्स ओन वर्थ, एंड इट इज नोन एज अफेक्टिव पॉलिसी। अफेक्टिव पॉलिसी भी न्यू क्रिटिसिज्म का एक प्रिंसिपल है, जिसे इंटेंशनल पॉलिसी की स्टडी के साथ पेयर किया जाता है। अफेक्ट मतलब असर करना और पॉलिसी किसी भी मिस्टेक को कहते हैं। हर एक लिटरेरी टेक्स्ट रीडर्स पर अपना एक इमोशनल इफेक्ट छोड़ता है। इसी इमोशनल इफेक्ट की वजह से रीडर्स किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को इवेल्युएट या जज करने में एरर करते हैं, जिसे अफेक्टिव पॉलिसी कहा जाता है। 1949 में W.K. विमसेट और मॉन्ट्रे बर्ड्सले ने अपने एक आर्टिकल द इंटेंशनल पॉलिसी में इस टर्म को कॉइंड किया था। न्यू क्रिटिक्स ये बिलीव करते हैं कि टेक्स्ट की रीडिंग के लिए हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लिटरेरी टेक्स्ट की फॉर्म को प्राइमरी जबकि कंटेंट को सेकेंडरी पोजीशन देते हैं। उनका यह बिलीव है कि लिटरेरी वर्क के थ्रू एक डेफिनेट मीनिंग और सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को लिखने के पीछे ऑथर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो लिटरेरी वर्क को एज अ मीडियम यूज करता है। सो आई होप आपको न्यू क्रिटिसिज्म के बेसिक टीनेट्स या नोशंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम न्यू क्रिटिक्स और उनकी डिवीजन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म को टू मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स या ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज फ्यूजिटिव व्हाइल द सेकंड वन इज न्यू क्रिटिक्स। न्यू क्रिटिक्स और फ्यूजिटिव सिर्फ टेक्स्ट और उसकी फॉर्म पर फोकस करते हैं। अगर न्यू क्रिटिक्स की बात की जाए तो T.S. इलियट और उनका ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अल्टीमेट सिग्निफिकेंस रखता है। मगर इन दोनों ग्रुप्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि इन दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स ने अपने ग्रुप्स के लिए सिग्निफिकेंट आइडियाज को प्रेजेंट किया है। आगे हम T.S. इलियट के प्रेजेंट किए हुए कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को एक अमेरिकन पेंटर और पोइट वाशिंगटन ऑलस्टोन ने कॉइंड किया था, जिनकी बर्थ 1779 जबकि डेथ 1843 में हुई थी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। T.S. इलियट ने अपने एक ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को इंट्रोड्यूस करवाया था और इस ऐसे को सितंबर 26, 1919 में पब्लिश करवाया गया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव दैट वाज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय T.S. इलियट। Objective correlative is a pattern of objects, events, actions or situations that can serve effectively to awaken in the readers an emotional response without being a direct statement of that subjective emotion. In simple words, objective correlative में subjective या personal emotions की direct statement को use किए बगैर readers के mind में एक emotional response क्रिएट कर दिया जाता है।
और इस इमोशनल रिस्पॉन्स को क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, एक्शन या सिचुएशन के एक पैटर्न को यूज़ किया जाता है। किसी भी पोइट या राइटर को पोइट्री करते हुए अपने पर्सनल इमोशंस को आर्टिस्टिक इमोशंस में चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि न्यू क्रिटिक्स के मुताबिक पोइट्री में पोइट के पर्सनल इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। टी.एस. इलियट भी न्यू क्रिटिक्स की तरह ऑथर की बेसिस पर टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करने के खिलाफ थे और वो ऑथर सेंटर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। ही बिलीव्स दैट द पोइट्री इज एन ऑटोनोमस ऑब्जेक्ट एंड शुड बी जज्ड एज सो। उनके मुताबिक पोइट्री एक फ्री ऑब्जेक्ट है और इसे फ्रीली ही जज करना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री। टी.एस. इलियट इस थियरी में ये प्रेजेंट करते हैं कि लिटरेरी ट्रेडिशन के मुताबिक आर्टिस्ट को टेक्स्ट के सामने खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। आर्टिस्ट और पोइट के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेफरेंस देनी चाहिए। पोइट को अपनी पोइट्री में पर्सनल इमोशंस को रिवील करने की बजाय टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। टी.एस. इलियट सेज इन हिज इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री दैट पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। टी.एस. इलियट का ये आइडिया विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन को टारगेट करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज डिफाइंड पोइट्री एज पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस। मगर टी.एस. इलियट के मुताबिक पोइट्री किसी भी पोइट को अपने पर्सनल इमोशन से एस्केप होने का एक चांस देती है। अगर फिर भी कोई पोइट अपनी पोइट्री में पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसे आर्टिस्टिक इमोशंस में चेंज करना पड़ेगा। पोइट का माइंड एक कैटालिटिक एजेंट की तरह अपना एक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह कैटालिस्ट और कैटालिटिक एजेंट से कोई भी केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाता है, सिमिलरली अगर पोइट का माइंड शार्पनेस से काम ले तो वो पोइट्री लिखने के प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर देता है। किसी भी लिटरेरी वर्क, स्पेशली पोइट्री की ग्रेटनेस पोइटिक प्रोसेस की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। यानी कि पोइट्री में जितने ज्यादा इंटेंस इमोशंस को यूज किया जाएगा वो पोइट्री उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। पर्सनल इमोशंस पर बेस्ड पोइट्री हो सकता है कि राइटर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, मगर जरूरी नहीं है कि ऐसी पोइट्री रीडर्स की अटेंशन को भी गेन करे। इसीलिए पोइट्री को क्रिएट करते हुए पर्सनल इमोशन से ज्यादा आर्टिस्टिक इमोशंस पर फोकस करना चाहिए। अब हम फ्यूजिटिव क्रिटिक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ्यूजिटिव्स आर आल्सो टाइटल्ड एज फ्यूजिटिव पोइट्स एंड दे आर द क्रिटिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी। फ्यूजिटिव्स वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्कॉलर्स का एक ग्रुप था और वांडरबिल्ट यूनिवर्सिटी नैशविल, टेनेसी में सिचुएटेड है। फ्यूजिटिव क्रिटिक्स में जॉन क्रॉव रैंसम, रॉबर्ट पेन वॉरेन, एलन टैट, क्लिंथ ब्रुक्स और एफ.आर. लेविस शामिल हैं। अब अगर ब्रुक्स की इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस की बात की जाए तो इसमें अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन और अंडरस्टैंडिंग ड्रामा शामिल हैं। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री क्लिंथ ब्रुक्स ने रॉबर्ट पेन वॉरेन के साथ कोलैबोरेशन में लिखी थी, जिसे 1938 में पब्लिश करवाया गया था। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। अंडरस्टैंडिंग फिक्शन भी क्लिंथ ब्रुक्स ने रॉबर्ट पेन वॉरेन के साथ कोलैबोरेशन में लिखी थी, जिसे 1943 में पब्लिश करवाया गया था और इसके 2 साल के बाद क्लिंथ ब्रुक्स ने अपनी एक बुक अंडरस्टैंडिंग ड्रामा को 1945 में पब्लिश करवाया। अब हम अपने आज के लास्ट टॉपिक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे, जिसका आइडिया आई.ए. रिचर्ड ने दिया था। न्यू क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आई.ए. रिचर्ड्स ने दिया था, जो कि एक लिटरेरी क्रिटिक और पोइट होने के साथ साथ इंग्लिश एजुकेटर भी थे और उनकी न्यू क्रिटिसिज्म में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस की वजह से उन्हें फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म भी कंसीडर किया जाता है। अगर उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को 1924 में पब्लिश करवाया था। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अगर उनकी कंट्रीब्यूशन को जज किया जाए तो वो अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट के थ्रू ऑब्जर्व की जा सकती है, जिसे ओरिजिनली 1929 में पब्लिश करवाया गया था। किसी भी टेक्स्ट की प्रैक्टिकली इवेल्युएशन या इंटरप्रिटेशन को प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। अगर हम आई.ए. रिचर्ड की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस को डिस्कस करें तो उन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कुछ पोम्स दी ताकि वो उन्हें एनालाइज कर सकें, और यहीं पर यह ट्विस्ट आता है कि उन्होंने उन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उन पोम्स के टाइटल्स और ऑथर्स के नाम नहीं बताए थे। आई.ए. रिचर्ड्स ने स्टूडेंट्स को टेक्स्ट पर फोकस करने को कहा और आई.ए. रिचर्ड ने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दी कि वो उन पोम्स को इंट्रिंसिक वर्थ की बेसिस पर एनालाइज करें, और उन्होंने पोम्स को एनालाइज करने के लिए क्लोज रीडिंग मेथड को प्रेफरेंस दी। न्यू क्रिटिक्स के आइडियाज के मुताबिक टेक्स्ट को कोर वैल्यू दी जाती थी। आई.ए. रिचर्ड्स के आइडिया के मुताबिक टेक्स्ट को सेंटर में रखा जाता था, जबकि रीडर्स और ऑथर टेक्स्ट के बाद आते थे। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म में ऑथर की बायोग्राफी पर ज्यादा फोकस किया जाता था, और जब हम रीडर रिस्पॉन्स थियरी को स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस रीडर पर किया जाएगा। प्रैक्टिकल और न्यू क्रिटिसिज्म के दरमियान डिफरेंस को मैं एक यूट्यूब शॉर्ट की फॉर्म में कवर कर दूंगी। लिटरेरी थियरी कम्प्लेक्स होने के साथ साथ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है, इसीलिए इस सब्जेक्ट पर ज्यादा रिसर्च भी करनी पड़ती है। सीरियसली इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट और टाइम लगता है, तो आप भी इन वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल और ज्यादा बूस्ट अप हो जाए। So that's all for today. Thank you so much for watching this video.
सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कम्युनिटी टैब को विजिट करके हमारी डेली कन्वर्सेशंस का पार्ट भी बन सकते हैं। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी टैब के थ्रू कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।